कमर अब्बास डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इचरा जो है उनकी सरबराही में दोबारा रेड की जाती है ट्रक अड्डे पे और ट्रक अड्डे को सील कर दिया जाता है। एक आध दिन कहते हैं कि सील्ड है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर अड्डा खोल दिया जाता है, खोल लेते हैं वो। तो उसके बाद प्रेशर बिल्ट होता है अड्डे वालों। तो उसके चंद दिन बाद अमीर फाते जो है वो जावेद भट्ट कत्ल केस में जमानत करवा लेता है, अपनी बेगुनाही के सबूत भी देता है वो और बताता है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तारीख थी उसकी अमीर फाते की कोर्ट में जिसको उसने जमानत कबल गिरफ्तारी करवाई हुई थी। जेआईटी ने इन दोनों भाइयों को, अमीर मोसब और अमीर फतेह, इन दोनों को उस तफ्तीश में गुनहगार लिख दिया है। उसके बड़े बुजुर्ग शफकत बग्गा वगैरह थे, सरार भट्ट वगैरह थे, उन्होंने बहुत सीरियस होके इसकी सुलह करवाने की कोशिश की थी। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। 3 दहाइयों से चलने वाली दुश्मनी यानी कि भट्ट ग्रुप और ट्रका वाला ग्रुप, जिसमें कई जाने जो हैं वो जा चुकी है, लेकिन ये दुश्मनी का सिलसिला कहीं थमने को नहीं आ रहा। अमीर बलाच कत्ल केस के बाद टीपी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल किया गया। इस केस में एक नई अहम पेशरफ्त हुई है। जेआईटी ने अमीर मोसब और अमीर फतेह को कसूरवार ठहरा दिया। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी ठीक है सर, आप बताएं। ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 3 दहाइयों से चलने वाली दुश्मनी जो है ये कहीं थमती नजर नहीं आ रही, जबकि अमीर बलाच कत्ल केस के मरकजी मुलजिम टीपी भट्ट को जब पुलिस मुकाबले में हलाकत का मामला सामने आया तो उसके बाद एकदम खामोशी तारी हो गई थी। लेकिन अब ये जो केस है जावेद भट्ट का, इसके हवाले से क्या नई अहम पेशरफ्त सामने आई है? सोनिया, इसके हवाले से जो पेशरफ्त सामने आई है ना, पहले तो आपने कहा कि ये कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। थम तो ये चुकी हुई है। टीपी भट्ट के पुलिस एनकाउंटर के बाद टीपी भट्ट ग्रुप के जो बाकी मेंबर, कह लें कि मेन जो गोगी भट्ट था, वो तब से लेके अब तक बिल्कुल रूपोश है, मफरूर है। वो एक तो अमीर बलाच के कत्ल में नामजद, फिर उसके बाद टीपी भट्ट का जो मुबैना पुलिस मुकाबला होता है उसमें भी गोगी भट्ट को जो है वो कहा गया था कि जी जो साथी छुड़वाने आए हैं वो गोगी भट्ट था और उसके साथ और दोस्त थे बाकी। तो ये उसके बाद से लेके अब तक तो ये जो सिलसिला है ना, ये थमा ही हुआ है। अब सब बाकी के जो लोग हैं ना वो अपनी अपनी बचा के जो है ना वो फिर रहे हैं। तो वो अब खामोशी से और कह लो कि किनारा कशी इख्तियार की हुई है या छुप के वक्त गुजार रहे हैं वो लोग। जो जावेद भट्ट के कत्ल की आपने बात की, उसकी तफ्तीश जो थी उसके लिए एक जेआईटी बनाई थी। एसपी सदर के जो है इन्वेस्टिगेशन, उनकी सरबराही में डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इचरा, जो क्योंकि थाना इचरे का ये केस था, उनकी उसकी हदूद में ये वाक़या पेश आया था। तो कमर अब्बास हैं डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इचरा, तो ये उसकी तफ्तीश कर रहे थे। अमीर फाते जो था, अमीर बलाच का सबसे छोटा भाई है, वो इसमें जावेद भट्ट के कत्ल केस में पहले उसने बेल करवाई थी अपनी, फिर उसके बाद वो अदम पैरवी की वजह से बेल खारिज हो गई थी। फिर उसके बाद अमीर फाते काफ़ी अरसा इस केस में इश्तिहारी भी रहा है। ठीक है, अब पिछले दिनों जब जावेद भट्ट का बेटा हमजा भट्ट जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है, सोशल मीडिया पर वो उसने बहुत सारे प्रोग्राम किए, इंटरव्यू दिए और उसने डिमांड की कि जिस तरह से सीसीडी ने, रियासत ने और हुकूमत ने जो ट्रेंड सेट किया है इंसाफ का, जैसे टीपी भट्ट को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, अमीर बलाच को इंसाफ दिया गया है, अगर मेयार जो है रियासत का यही है इंसाफ का, तो हमें भी इसी मेयार के मुताबिक इंसाफ दिया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में उनका मकसद ये था, उनकी डिमांड ये थी कि जैसे टीपी भट्ट का मुकाबला किया गया है, इसी तरह जो जावेद भट्ट के कत्ल के मुलज़म हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाए और उनका भी मुकाबला किया जाए। ये डिमांड थी हमजा भट्ट की। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जब ये काफ़ी सोशल मीडिया पर मामला उठाया गया तो उससे पहले तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस सोई हुई थी, उनको कोई ख्याल नहीं था, उन्होंने कोई रेड नहीं की थी अमीर फाते की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह मामला उठाया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की आंख खुल जाती है, वो जाग जाती है और उसके बाद फिर ट्रका वाला अड्डे पर 2 मरतबा रेड की जाती है। पहली जो रेड करते हैं उसमें 3 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार करके लाते हैं, वो मुलाजिम होते हैं उनके अड्डे वालों को। अब उनके पीछे जो लोग जाते हैं वो एक कोई शालमी बोर्ड के ताजर थे और एक कोई वकील साहब थे, गुजरांवाले से गालबन उनका ताल्लुक़ था। वो जाते हैं, पुलिस अफसरान से रब्ता करते हैं और अमीर मोसब की एक पुलिस अफसर से बात भी होती है इस दौरान।
और वो उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ा टाइम दें, हफ्ते 10 दिन का, तो हम अमीर फाते जो है वो या तो कोर्ट में सरेंडर करेगा, बेल करवा के आपके पास आ जाएगा, या वैसे पेश हो जाएगा आपका। तो पुलिस वाले जो है अफसरान वो उनकी बात मान भी लेते हैं और उनको 8-10 दिन का टाइम भी देते हैं। जब टाइम पूरा हो जाता है और उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता पॉजिटिव, उसके बाद पुलिस एक दफ़ा फिर कमर अब्बास डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इचरा जो है उनकी सरबराही में दोबारा रेड की जाती है ट्रक अड्डे को, और ट्रक अड्डे को सील कर दिया जाता है। एक आध दिन कहते हैं कि सील्ड है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर अड्डा खोल दिया जाता है, खोल लेते हैं वो। तो उसके बाद प्रेशर बिल्ट होता है अड्डे वालों पे। तो उसके चंद दिन बाद अमीर फाते जो है वो जवेद बट कत्ल केस में ज़मानत करवा लेता है, और ज़मानत करवा के शामिल तफ्तीश होता है, जीआईटी के सामने पेश होता है। अपनी बेगुनाही के सबूत भी देता है वो, और बताता है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसके बाद जो अपना गुज़िश्ता रोज़ जो एक दिन गुज़र चुका है, तारीख थी उसकी अमीर फाते की कोर्ट में, जिसको उसने ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवाई हुई थी। अब जब वहाँ पे पेश होते हैं तो वहाँ पर जाकर बात खुलती है कि जीआईटी ने जो तफ्तीश की है ना, कोर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पर जब वो मिसल पेश करते हैं तो वहाँ पे पता लगता है कि जीआईटी ने अमीर मुसब, जो कि इस जवेद बट के कत्ल का असल प्लानर डिक्लेयर किया था पुलिस अफसरान ने, लेकिन वो इस केस में उसकी ज़मानत कन्फर्म हो चुकी हुई है। अमीर फाते जो नामजद था एफआईआर में, वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी पे था। अब जब मिसल कल कोर्ट में पेश होती है तो वहाँ पे पता लगता है कि जेआईटी ने इन दोनों भाइयों को, अमीर मोसब और अमीर फतेह, इन दोनों को उस तफ्तीश में गुनहगार लिख दिया है, और उनका ये कहना है कि जवेद बट के कत्ल की प्लानिंग में ये दोनों भाई जो हैं वो शामिल थे, और इनकी मुशावरत से शूटर्स ने जवेद बट को कत्ल किया। उसके बाद वो कोर्ट जो है वो कोई डिसीजन उन्होंने लेने की बजाय मज़ीद 2 दिन की तारीख डाल दी, और आने वाला कल जो है 24 तारीख वो वहाँ पर तारीख है, उसको दोबारा अमीर फतेह को जो है वो कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है। तो ये इसमें केस में अभी तक जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये इस केस में आई है अभी तक। सर, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्या कहेंगे? एक दफ़ा तो एकदम खामोशी तारी हो गई, फिर सोशल मीडिया पे एक बयान आया, उसके बाद जो है दोबारा से सारी टीमें जो हैं वो एक्टिव हो गई, तो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्या कहेंगे? सुनिए, इस केस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो अब हमें लग रहा है, जो हम समझ रहे हैं ना, कि एक तो अमीर बलाच का मर्डर केस था, उसमें तीफी बट और गोगी बट नामजद मुलजम थे दोनों। तीफी बट का पुलिस एनकाउंटर हो चुका हुआ है, गोगी बट को जो था वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, वो भी जेआईटी ही बनी थी उस पर भी, गोगी बट पे भी। गोगी बट उस केस में ज़मानत पे था, आके वो भी शामिल तफ्तीश हुआ, उसने भी अपनी बेगुनाही के सबूत दिए। फिर उसके बाद गोगी बट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत से सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दिए, जहाँ से ये मामला बिगड़ता रहा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर इस हद तक पहुँचा बिगड़ते बिगड़ते कि तीफी बट का इनकाउंटर हो गया। उसको दुबई से लाया गया, ला के रास्ते में एक इनकाउंटर हो जाता है, उसमें तीफी बट मारा जाता है। अब गोगी बट को उस जेआईटी ने था, उसने भी अमीर बलाच के कत्ल में उसको गुनहगार लिख दिया, जबकि गोगी बट उस केस में बेगुनाह था। और ये पुलिस अफसरान ने, जो ओसीयू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट था हमारा पहले, जो आजकल सीसीडी में कन्वर्ट हो गया है, उसके जो अफसरान थे वो जेआईटी ने गोगी बट को कसूर वाली गुनहगार लिखा था उसमें, जबकि वो उसमें इनोसेंट था, उसमें बेगुनाह था। वो इससे पहले जब इन जेआईटी ने इसको गुनहगार लिखा है ना, उससे पहले इस केस की तफ्तीश थी ओसीयू के अफसरान के पास। ओसीयू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हुआ करता था, जो अब कन्वर्ट हो चुका है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि सीसीडी में। उन अफसरान ने, ओसीयू के अफसरान ने ऑन कैमरा भी ये चीज़ें कही थी, और वो इस चीज़ को एडमिट भी करते थे कि अमीर बलाच के कत्ल में गोगी बट का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे पास कोई शवाहिद नहीं आए, हमारे पास कोई गवाहियाँ नहीं आई। लेकिन ये जब जेआईटी बनती है और गोगी बट बेल करा के पेश होता है, तो ये जेआईटी गोगी बट को गुनहगार लिख देती है उस केस में, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से अमीर फाते को अब उन्होंने गुनहगार लिखा है। हालांकि अमीर फाते के मुतल्लिक जो पुलिस अफसरान थे ओसीयू के ही उसी दौर में, वो अमीर फाते के मुतल्लिक कहते थे कि अमीर फाते का इस कत्ल से, जवेद बट के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो पढ़ा लिखा बच्चा है, बड़ा सेंसिबल है और कानून को हाथ में नहीं लेगा। लेकिन अमीर मोसब के मुतल्लिक जो तफ्तीश थी ना उनकी ये थी कि अमीर मोसब जो था वो प्लानर था जवेद बट के कत्ल का,
लेकिन अब जब अमीर फतेह पेश हुआ है आके बेल कराकर दोबारा, तो उन्होंने अमीर मौसफ के साथ अब अमीर फतेह को जो है वो भी जावेद भट्ट के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया है और उसको गुनहगार लिख दिया हुआ है। तो अब आने वाले दिनों में देखें, अब समझ से बाहर है कि पुलिस ने इन दोनों ख़ानदानों के जो मेन लोग थे उनको कत्लों में गुनहगार लिख दिया है और उनको मतलब कि आगे लगा के ना भागने का मौका दिया है कि भाई तुम लोग भागते ही रहो, कोई बंदा अपने घर पे आके ना बैठ सके। अब इसके पीछे वजह क्या है, सोच क्या है पुलिस अफसरान की, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जो हमें समझ आती है वो ये आती है कि पुलिस ये चाहती है कि ये दो घराने जो थे लाहौर में बदमाशी के हवाले से ये बहुत फेमस थे और लाहौर शहर में इन दो घरानों की बदमाशी चलती थी। अब एक घराने का जो मेन बंदा था तीफी भट्ट, वो थम जिसको कहते हैं, वो तो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। अब दूसरी जानिब अमीर मौसफ के मतलब ये कहा जाता है कि उसने जो एक्ट किया है इस दुश्मनी के हवाले से वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर है और उसी तरह वो इस दुश्मनी को निभाने के उसने स्टार्ट लिया है। और उस स्टार्ट में पहले जावेद भट्ट का मर्डर जो होता है वो होता है, फिर उसके बाद तीफी भट्ट के इनकाउंटर के हवाले से कहते हैं कि उस इनकाउंटर को तोड़ चढ़ाने के लिए अमीर मौसफ की बहुत कोशिशें हैं, बहुत काविशें हैं। इसमें पैसों के इन्वॉल्वमेंट की भी बहुत सारी बातें आई, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि इसमें अरबों रुपया खर्च हुआ है बाहर से लाने में, यहाँ पर इनकाउंटर करवाने में। तो अब पुलिस अफसरान की जो सोच है ना, मेरा ख्याल से जो हम समझते हैं कि वो ये चाहते हैं कि इनमें से कोई बंदा जो है ना वो यहाँ पर अब बैठ ना सके, यहाँ पर ना रहे, क्योंकि अगर वो कोई भी यहाँ पर रहेगा तो वो यहाँ पर एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद वो फिर दोबारा से नए सिरे से जो है वो एक अपनी धाक शहर के लोगों में बिठाए या अपना बदमाशी को जो है वो दोबारा जारी रखे। या फिर दूसरी सूरत ये हमें नज़र आती है कि शायद अब दोनों घरों के जो लोग हैं उनको एफआईआर में इसमें मुकदमात में गुनहगार लिखने की जो वजह दूसरी समझ आती है वो ये आती है कि पॉसिबल ये है कि अब शायद ये दोनों तंग आकर के भाई हम भी गुनहगार लिखे गए हैं, वो भी गुनहगार लिखे गए हैं, इनको ला कर किसी स्टेज पे ला के इनको सुलह के मामला जो है वो करवाए जाएँ। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस करवट बैठता है, पुलिस अफसरान क्या सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं क्या पुलिस अफसरान की सोच वही है या उनके जहन में कुछ और चल रहा है, और वो इन दोनों ख़ानदान के जो बच जाने वाले लोग अभी हैं उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। अभी मिर्जा साहब, सुलह को लेके सोशल मीडिया पे पहले भी बहुत सारे तबसरे हुए, पहले भी बहुत सारे लोगों ने लाहौर की बहुत सारी, जैसे कुछ ताजिर हज़रात थे, कुछ और दोस्त थे, दोनों पार्टीज के दोस्त अहबाब जो म्यूचुअल फ्रेंड भी थे ना जी, उनकी भी बड़ी कोशिश थी कि ये मामला जो है अब कहीं पैचअप पे आ जाए, ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद अब ये सारी चीज़ें, लेकिन आपने एक वासिया अल्फाज में बताया कि माइट बी पॉसिबल फ्यूचर में इनकी जो सुलह है वो सामने आ सकती है, बिल्कुल हो सकता है। इसी तरह देखें, ये जब तीफी भट्ट के पुलिस इनकाउंटर से पहले की बात है, तो मेरे ख्याल तकरीबन इस बात को भी कुछ साल एक होने वाला है, एक सुलह का दौर इनका चला था। सुलह के लिए कोशिश रियासत ने भी की थी और गवर्नमेंट ने भी की थी। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से MPs हजरात सुहेल शौकत भट्ट, बिलाल यासीन, राना मशहूद और इसमें जावेद भट्ट के FIR में जो एक दूसरा नामजद मुलजम था कैसर भट्ट, उसके बड़े बुजुर्ग शफकत बग्गा वगैरह थे, सरार भट्ट वगैरह थे, उन्होंने बहुत सीरियस होके इसकी सुलह करवाने की कोशिश की थी, क्योंकि इन पर प्रेशर यहाँ से भी था और कुछ ताकतवरों की तरफ से भी प्रेशर था कि इस मामले को वाइंड अप करवाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो एक शहर में कत्ल गारत गरी खून रेजी जो चल रही है उसका रुकना जो है वो ज़रूरी है। तो उसके लिए इन्होंने बहुत सीरियस कोशिश भी की थी। और कैसर भट्ट जो इश्तिहारी था जावेद भट्ट के कत्ल के केस में, बाहर बैरून मुल्क नहीं जा सकता था, उसका गालबन ECL में नाम भी था। तो रियासत की मैं आपको सीरियसनेस की मैं बता रहा हूँ कि किस कदर सीरियस थी रियासत। उन्होंने क्या किया कि कैसर भट्ट को अपना बुलवा के उसका नाम ECL से निकलवाया, जो वो इश्तिहारी था वो भी ख़त्म किया उन्होंने, और इन लोगों के साथ सुहेल शौकत भट्ट गालबन शायद एक आध और गए थे, इनके साथ कैसर भट्ट को दुबई भिजवाया उन्होंने कि दुबई जाके ट्रका वाला, क्योंकि कैसर भट्ट उनका दुबई ट्रका वाला ख़ानदान का एक फैमिली मेम्बर हुआ करता था।
अमीर बलाच के साथ उसका बहुत अच्छा ताल्लुक था और अमीर बलाच के मर्डर के बाद कैसर भट्ट ने बहुत डेस्परेटली कह लो कि तीफी भट्ट वगैरह के सामने आके खड़ा हुआ था, बड़े सोशल मीडिया पर बयानात दिए थे, बड़ी शोला बयानियाँ की थी, तो कैसर भट्ट पर वो डिपेंड किया करते थे और इनको ये था कि शायद कैसर भट्ट ट्रक्का वाला ख़ानदान को आमादा कर लेगा सुलह के लिए। लेकिन ये लोग जब दुबई जाते हैं तो वहाँ पर फिर ट्रक्का वाला ख़ानदान के नंबर बंद मिलते हैं, वो इनसे रब्ता ही नहीं करते, इनको मिलते भी नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने सुलह से इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर कैसर भट्ट वापस आता है ट्रक्का वाला ख़ानदान की तरफ से। अमीर मोसब जो उनका अब मतलब कि उनका जो बड़ा बेटा अमीर बलाच के बाद जिसका नंबर है वो, और उसकी तरफ से इनकार कर दिया गया था, उनकी तरफ से सुलह नहीं। कैसर भट्ट ये लोग वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं तो कैसर भट्ट की हद तक जावेद भट्ट के केस में सुलह हो जाती है और कैसर भट्ट उस केस से क्लियर हो जाता है, जबकि अमीर फतेह उसमें FIR में नामजद था और अब उसको उन्होंने गुनहगार लिख दिया हुआ है। तो रियासत एक मरतबा ही इस मामले में सीरियस हुई है सुलह के लिए, उसके बाद नहीं हुई। लेकिन अब जब रियासत ने अपना मूड चेंज किया, अपना मिजाज चेंज किया, अपना ट्रैक चेंज किया, तो उन्होंने गोगी भट्ट को जो बेगुनाह था उसको गुनहगार लिख दिया। तीफी भट्ट को दुबई में गिरफ्तार करके वापस लाया गया, उसका इनकाउंटर हो गया। अमीर फतेह जो अमीर मोसब जो था वो इसमें गुनहगार था, उसकी बेल अदालतों से कन्फर्म हो जाती है। शूटर जो इसमें जिन्होंने जावेद भट्ट को कत्ल किया था वो जेलों में थे, उनकी भी बेल हो जाती है, वो भी बाहर आ जाते हैं। अमीर फतेह जो इसमें बेगुनाह था अब उसको गुनहगार लिख। अब देखो ना, रियासत का बिल्कुल ही मूड, मिजाज और ट्रैक चेंज हो चुका हुआ है। अब वो किसी और तरह से सोच रहे हैं। पुलिस अफसरान देखते हैं अब इन दोनों ख़ानदानों के साथ मुस्तकबिल में क्या करेंगे, उनके जहनों में क्या चल रहा है। लेकिन हमें तो यही दो चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं समझ में यही आती हैं, या तो इनको ऐसे ही भगा के रखना है, नहीं तो ये गुनहगार लिखने का मकसद ये है कि ये दोनों बैठकर खुद इस तरफ आए, खुद कहें कि अपने मुंह से कहें कि जिस मामले में सुलह करें, सुलह करके मामला को ख़त्म करते हैं। उधर से टीपू ट्रक्का वाला कत्ल हुआ था, ठीक है, इधर से जावेद भट्ट कत्ल हो गया, उधर अमीर बलाच कत्ल हुआ, इधर से तीफी भट्ट जो है वो कत्ल हो गया। तो अब उसके बाद जब दोनों को गुनहगार लिख दिया है तो उन्होंने, पुलिस ने भी कह लो कि शायद अब इसको लेवल किया है इस मामले को, और लेवल करके अब शायद माइट बी के अपना सुलह की तरफ जो है मामला जाए। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। एक दुश्मनी जो पिछले 30 साल से चलती आ रही है और उसका जो इख्तिताम है वो शायद पैचअप पे ही खत्म होना है। और वैसे भी मेरे ख्याल में देखा गया है माजी में भी बहुत सारे केसेस ऐसे जिसमें सदियों दुश्मनियां चलती हैं और फिर एंड क्या होता है कि पैचअप पे बात आती है, लेकिन रियासत का इसमें बड़ा अहम किरदार होता है। बिल्कुल, रियासत के बगैर ये हो नहीं सकता। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह।